हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। अपन चैप्टर 1 के यूनिट 1 का लेक्चर 1 का यहां पे अपन अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 लेवी ऑफ एंड एग्जेम्पशंस फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ एंड यूनिट 2 लेवी एंड एग्जेम्पशंस। फिर मैंने बताया था जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू कस्टम्स लॉ, उसके 3 पार्ट है। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड थर्ड ओवरव्यू ऑफ कस्टम्स लॉ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अपन ने शुरू किया था सबसे पहले मीनिंग ऑफ द वर्ड कस्टम्स के साथ। देखिए, उसमें अपन ने पढ़ा था कि जो डिक्शनरी है वो कैसे डिफाइन करती है टर्म कस्टम्स को। डिक्शनरी डिफाइन करती है एज ड्यूटीज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स। सो फोकस किस पे लाना सर? ड्यूटीज है जो लगाई जा रही है, कब सर? गुड्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर। कंफर्टेबल टिल हियर, राइट? फिर अपन ने पढ़ा था सर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अपन ने देखा था कि सर ये जो कस्टम्स टर्म है वो कहां से डिराइव हुई है? सर वो अपना कलर और एसेंस डिराइव करता है टर्म कस्टम से। सर कस्टम का मतलब क्या है सर? हैबिचुअल प्रैक्टिस। सर लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस जो चली आ रही है। सर कब से चली आ रही है? तो सर कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करने की प्रैक्टिस कब से चली आ रही है, सवाल ये है। तो देखिए क्या बोल रहा है, जब प्रीडोमिनेंट सिस्टम किसका था? मोनार्की का था, राइट? तब से चली आ रही है। मैंने आपको बताया था कि सर जब ट्रेडर एक किंगडम से दूसरे किंगडम जाता था तो जिस किंगडम जाता था वहां के किंग को उसे सर्टेन ऑफरिंग्स करनी पड़ती थी, राइट? सो वो क्या था? एक तरीके से ड्यूटी का पेमेंट था। तो ये हो गया अपना पॉइंट। फिर अपन ने देखा कि सर इसका रेफरेंस, कस्टम्स ड्यूटी का रेफरेंस और कहां देखने मिला? सर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने मिला, जहां पे एक टर्म रेफर की गई है जिसे बोलते हैं शुल्का। शुल्का का मतलब क्या हो गया? अगेन कस्टम ड्यूटी हो गई जो लगाई जा रही थी, जो कलेक्ट की जा रही थी। कहां पे सर? सिटी गेट्स पे। कब सर? जब गुड्स अंदर आ रहे थे या बाहर जा रहे थे। मतलब वही हो गया ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ही समझ लो अभी के लिए, रेफरेंस के लिए। कंफर्टेबल? फिर सर कस्टम्स ड्यूटी का रेफरेंस कहां आया सर? फिर अपन ने देखा कि सर ब्रिटिश पीरियड में भी ड्यूटी लगाई गई। किसके थ्रू सर? लेजिस्लेशन के थ्रू। अब ब्रिटिश पीरियड में लेजिस्लेशन के थ्रू ड्यूटी लगाई गई, राइट? और सर ब्रिटिश पीरियड में सर कौन कौन से लेजिस्लेशंस थे? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं वेरियस लेजिस्लेशंस कौन से थे। एक था सी कस्टम्स एक्ट 1878, दूसरा था इनलैंड बॉन्डेड वेयरहाउसेस एक्ट 1896 एंड थर्ड था लैंड कस्टम्स एक्ट 1924। बट ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? पॉइंट इज व्हाट कि सर आफ्टर इंडिपेंडेंस अपन ने अपना खुद का कस्टम्स एक्ट पास किया इन द ईयर 1962। सो कस्टम्स एक्ट 1962 बना, जिसने रिप्लेस किया किसे सर? सी कस्टम्स एक्ट 1878 को। फिर अपन लेके आए कस्टम्स टैरिफ एक्ट इन द ईयर 1975 और उस कस्टम्स टैरिफ एक्ट को अमेंड किया गया था इन द ईयर 1985, ठीक है? द मेन पॉइंट है सर आज के दिन नाउ क्या लिखा है? कस्टम्स एक्ट और कस्टम्स टैरिफ एक्ट स्टैंड एज व्हाट? कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ। ये चीज ध्यान रखना। अब अपने लिए 2 ही एक्ट्स अभी रेलेवेंट है। कौन सा है सर? कस्टम्स एक्ट एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट, जो अपने आप में कंप्लीट कोड है। किसके लिए सर? फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सर कस्टम्स एक्ट 1962 एंड कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 अभी अपने लिए रेलेवेंट है। कंफर्टेबल है? बढ़े आगे। फिर अपन ने डिस्कस किया था पार्ट 2, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो सर क्या है इसमें? अपन ने 4 आर्टिकल्स देखे थे। मेरे साथ बोलो, ये क्वेश्चन को लाउडली बोलना है, एवरीवन विथ मी। आर्टिकल व्हाट? 265, आर्टिकल 245, आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 286। 4 आर्टिकल है सर, 265, 245, 246, 286। कंफर्टेबल टिल हियर? पता चला? सबसे पहले अपन लेते हैं आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 का कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है कि सर नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। रिपीट विथ मी, क्या बोल रहा है? नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। जब तक लॉ से अथॉरिटी नहीं मिलती तब तक टैक्स ना लेवी किया जा सकता है और ना ही कलेक्ट किया जा सकता है।
कंफर्टेबल एवरीवन। अब सर ठीक है, लॉ बनाने की पावर फिर किसके पास है? तो आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज आर्टिकल 245। अब यहां पे मेरे साथ देखना क्या लिखा है, द पावर की वर्ड क्या है, द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉज। सर लॉ बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है। और ये कौन दे रहा है? आर्टिकल 245 दे रहा है। कंफर्टेबल, द पावर फॉर इनेक्टिंग द लॉज किसके पास है? इज कन्फर्ड टू द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। चलो बढ़ते आगे। The said article provides that subject to the provisions of the constitution, पार्लियामेंट जो है वो लॉज बनाएगा किससे रिलेटेड? सर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। एवरीवन विथ मी, पार्लियामेंट को लिंक करो किसके साथ? सर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेयर जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो लॉ बनाएगा किससे रिलेटेड? सर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट से रिलेटेड। कंफर्टेबल, तो इसके साथ अपन को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि सर आर्टिकल 245 ने पावर दिया है पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज आर्टिकल 246। सर कौन से सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा? एवरीवन विथ मी, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे कौन लॉ बनाएगा? तो वो दिया गया है आर्टिकल 246 में। आर्टिकल 246 क्या बोलता है? द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। सर आर्टिकल 246 गवर्न करता है किसे? सब्जेक्ट मैटर of laws to made by whom? Parliament and legislature of state। ये मैटर सर कहां दिए गए हैं? सर ये दिए गए हैं 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो की पॉइंट सर आर्टिकल 246 का रिलेशन आ रहा है डायरेक्ट किसके साथ? 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जिसमें 3 लिस्ट दी गई है। एवरीवन विथ मी, लिस्ट 1 जिसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 जिसे बोलते हैं स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सर लिस्ट 1 बोलता है कि यहां हम एन्यूमरेट करें वो मैटर्स जिनके इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। यहां पे सर वो मैटर्स दिए गए जहां पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक लॉज। कंफर्टेबल, लिस्ट 1 में पार्लियामेंट वो मैटर्स दिए गए हैं जिन पे लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? सर पार्लियामेंट के पास है। फिर लिस्ट 2 है सर, वो बोल रहा है कि हम वो मैटर्स दे रहे जिसके रिस्पेक्ट में लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास एक्सक्लूसिव राइट है टू मेक लॉज। तो अब ये वर्ड समझे, एक्सक्लूसिव राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहां दिए गए मैटर्स पे एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है? लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के पास है। एंड जो लिस्ट 3 है वो बोल रहा है यहां वो मैटर्स दिए गए जिन पे दोनों पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई 3 लिस्ट। अब की पॉइंट क्या है सर? की पॉइंट है कि सर जो एंट्री नंबर 83 है, एवरीवन विथ मी, वेरी इंपॉर्टेंट सर, जो एंट्री नंबर 83 है उसने पावर दिया है यूनियन को टू फ्रेम लॉज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। सो सर जो लेवी ऑफ ड्यूटीज से रिलेटेड लॉज है वो कौन बना सकता है? सर वो पार्लियामेंट बनाता है। सर कहां से पावर मिल रहा है? पावर मिल रहा है एंट्री नंबर 83 से। सर वो एंट्री नंबर 83 कहां दी गई है? वो दी गई है लिस्ट 1। कंफर्टेबल, तो ये याद रखना, लिस्ट 1 एंट्री नंबर 83 पावर देता है यूनियन को टू फ्रेम लॉज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? लेवी ऑफ ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स। दैट्स इट। ठीक है, चलो बढ़े आगे। फिर अपन ने पढ़ा क्या सर? आर्टिकल 286, राइट। ये बेसिकली रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा था किस पे सर? स्टेट पे। तो देखिए क्या बोला है आर्टिकल 286 ने, क्या किया? रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया है, इंपोजिशन ऑफ टैक्स रिलेटेड ऑन सर्टेन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ और बोथ। की पॉइंट क्या है सर? नो लॉ ऑफ अ स्टेट, नो लॉ ऑफ अ स्टेट, गाइस फोकस करना, नो लॉज ऑफ अ स्टेट शैल इंपोज और ऑथराइज द इंपोजिशन ऑफ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or both where such supply takes place what? In the course of import or export of goods or services or both, or export of goods or services or both out of territory of India। भाई पॉइंट सिंपल है सर, आर्टिकल 286 बोलता है कि सर स्टेट लॉ नहीं बना सकता है किसके रिस्पेक्ट में? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। कंफर्टेबल टिल हियर पता चला। और अल्टीमेटली जो लास्ट कंक्लूडिंग लाइन है रिवीजन की जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि सर जो पावर है टू लेवी कस्टम्स ड्यूटीज ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सोली किसके पास है? सर सोली यूनियन के पास है, दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। सो आई होप यहां तक आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और रिवाइज करेंगे पार्ट 3। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।